सब। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको बायो केमिस्ट्री एंड साइंस पूरी डिटेल से पढ़ाई जाती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं, जैसा कि हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने पहले वीडियो में आपने हेनरी के नियम के बारे में पढ़ा था। हेनरी के नियम के साथ साथ उसके हमने सीमाएं पढ़ी थी, अनुप्रयोग पढ़े थे। आज हमको पढ़ना है विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? विलयन में जो आपके अणु उपस्थित होते हैं उनकी गुणों के आधार पर कितने प्रकार से इनको वर्णित किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है या बताया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे क्या दिया है, विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, अर्थात किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं? उसके अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, क्योंकि उसका मान उन विलेय के कणों के अणुओं पर निर्भर करेगा ना। तो देखिए, इसमें विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर उसका मान निर्भर करता है, उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब जैसे विलयनों के कणों के गुणों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो देखिए, आइए देखते हैं। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अर्थात अवनमन का अर्थ आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अवनमन का अर्थ होता है घटना। क्या होता है? घटना। अर्थात आपने उन्नयन कोण और अवनमन कोण पढ़ा होगा। तो उन्नयन कोण का अर्थ होता है ऊपर का और अवनमन कोण का अर्थ होता है नीचे का। तो अवनमन का अर्थ होता है घटना। अब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक मतलब क्या करना? ताप बढ़ाने पर उसके क्वथनांक में क्या होना? बढ़ना। अर्थात ताप में उन्नयन, अर्थात जब हम ताप बढ़ाएंगे तब उसमें क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, अर्थात उसके क्वथनांक में बढ़ोतरी होना। हिमांक का अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट है कोई भी, उससे कुछ उसमें अविलेय पदार्थ मिला देने पर उसके फ्रीजिंग पॉइंट में आई कमी को हम क्या कहते हैं? आपका हिमांक में अवनमन। परासरण दाब की परिभाषा क्या बताएंगे? या विलयन का परासरण दाब। तो विलयन का परासरण दाब क्या कहलाएगा? किसी भी विलयन में विलयन तथा विलायक को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा अलग रखने में उत्पन्न हुआ बल क्या कहलाता है? आपका परासरण दाब कहलाता है। तो आइए हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं और डिटेल से इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन। क्या बताएंगे? वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन। अर्थात उसके पहले हम पढ़ते हैं वाष्प दाब किसे कहते हैं। क्या बताएंगे? वाष्प दाब की परिभाषा। तो देखिए, वाष्प दाब किसे कहेंगे? वाष्प दाब। तो इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? वाष्प दाब किसे कहते हैं? तो वाष्प दाब की परिभाषा क्या बताओगे? किसी भी बंद पात्र में, किसी भी बंद पात्र में जल की वाष्प द्वारा, किसके द्वारा? जल की वाष्प द्वारा जल की सतह पर जल वाष्प द्वारा, ये जल वाष्प यहां निकल रही है और इसी जल वाष्प द्वारा इस जल की सतह पर लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो क्या बताएंगे? देखिए इसकी परिभाषा, किसी भी साम्यावस्था में विलयन द्वारा उत्पन्न वाष्प
द्वारा विलयन की सतह पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो ये आपका वाष्प दाब की परिभाषा, अर्थात क्या बताएंगे, किसी भी विलयन में ताप बढ़ाने पर, क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर विलयन की वाष्प द्वारा विलयन की सतह पर, ये क्या कहलाएगी आपकी विलयन की सतह, या विलयन के पृष्ठ पर लगने वाले दाब को, वाष्प द्वारा विलयन की सतह पर लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो बन जाएगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और इनके डिटेल से इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा क्या बताएंगे, किसी भी विलयन में या किसी भी शुद्ध जल में अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर उसके वाष्प दाब में हुई कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था वाष्प दाब की वाष्प द्वारा जल की सतह पर लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, आपका वाष्प दाब, अर्थात किसी बंद पात्र में ऊष्मा हम दे रहे हैं, ऊष्मा देने पर जो उसकी वाष्प निकलेगी और वाष्प क्या लगाएगी, पुनः उसके विलयन की सतह पर या जल की सतह पर जो दाब लगाएगी उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। तो उसी प्रकार वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन, किसी भी अवाष्पशील विलय के कारण विलयन के वाष्प दाब में हुई कमी को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक, आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखें, जैसे हमारे पास एक पात्र है और इसमें क्या भरा हुआ है, आपका जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल। ये आपका बंद पात्र है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, गर्म उबलना प्रारंभ होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। किंतु यदि हम इसी पात्र में हम क्या कर लें, कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, क्या मिला दें, अवाष्पशील पदार्थ। जैसे हमने इसमें क्या कर दिया, NaCl मिला दिया, क्या मिला दिया, NaCl के मॉलिक्यूल मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या अवाष्पशील पदार्थ कहलाता है। अब जो हमारा शुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा था, वही अब ये क्या हो जाएगा, आपका 110 डिग्री सेल्सियस में उबलना प्रारंभ होगा। तो क्या बताएंगे, या इसकी वाष्प बनना प्रारंभ होगी। तो क्या बताओगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन, अर्थात किसी भी विलयन में या जल में अविलेय पदार्थ मिला देने पर उसके वाष्प दाब में हुई कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, अर्थात वाष्प दाब में हुई कमी को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे हम इसके आगे पढ़ेंगे, जैसे आपका क्या है, राउल्ट का नियम है। तो इसी के आधार पर आइए हम राउल्ट के नियम के बारे में देखते हैं। लेकिन नियम में क्या बताएंगे, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, आपके राउल्ट ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार किसी भी दिए हुए निश्चित ताप पर, ताप का है आपका निश्चित है, ना ही घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है, निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो आपका विलयन दिया गया है और विलायक, तो विलयन का वाष्प दाब और विलायक के मोल अंश का मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात इसे विलयन का वाष्प दाब PS हो तो विलयन का मोल अंश X1 हो तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, विलयन का वाष्प दाब PS समानुपाती X1। X1 कहां, जहां की आपका क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज की संख्या, और PS क्या कहलाएगा, आपका विलयन का वाष्प दाब। अब चूंकि हमने पढ़ा है विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय तथा विलायक से, तो या PS बराबर P0 इंटू X1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं,
x1 बराबर PS अपॉन P0 लिख सकते हैं। इसे हम क्या दे देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, समीकरण 1। अब जैसे यदि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलों की संख्या N1 व विलायक की मात्रा N2 हो तो क्या हो, N2 हो तो किसके नियम से, राउल्ट के नियम से इसे आइए हम सॉल्व करते हैं। विलयन में विलायक के मोलों की संख्या, तो इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, x1 अपॉन N2 बटे N1 प्लस N2। अब इसे हम क्या दे देते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं। क्या दे देते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसा कि हमने समीकरण 1 निकाला था आपका x1 अपॉन P0 PS बटे P0, या फिर हमने क्या निकाला था, PS बराबर P0 इंटू x1 ये निकाला था। तो हमने इसे समीकरण 1 माना था। तो इस समीकरण में मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या था, PS अपॉन P0 बराबर x1। तो x1 का मान रखोगे तो यहां पर क्या क्या आएगा आपका, P0 PS अपॉन P0 बराबर x1 के स्थान पे ये रखोगे तो N2 बटे N अपॉन प्लस N2 ये आ जाएगा। अब इसे हम क्या ले लेते हैं, दोनों पक्षों पर 1 घटाने पर, तो यहां पर लिखिए दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में -1 PS अपॉन P0 माइनस बराबर -1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, तो आपका P0 माइनस PS अपॉन P0 इसका गुणा इसके साथ हुआ तो यहां 1 आ गया तो माइनस का आ गया, बराबर इसका यहां करेंगे तो देखिए यहां पर क्या क्या आएगा आपका N प्लस N2 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 ये आ जाएगा। तो इसे हम और भी लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर यहां पर N1 अपॉन N2 प्लस N1 N2 ये आपका क्या कहलाएगा, राउल्ट का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, राउल्ट का। इससे हम विलायक तथा विलेय के अणुओं की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं तथा उसके वाष्प दाब में हुई कमी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप इतना करिए और जो चीज ना समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर में उसे आप पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या बताएंगे, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब ताप का बढ़ना है ना। क्वथनांक में उन्नयन किसी भी शुद्ध विलायक में विलायक में आवासशील विलेय को घोलने पर उसके ताप में हुई वृद्धि को
उस विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अर्थात कोई भी आपके पास शुद्ध विलायक है या विलयन है, उसमें हमने कुछ आवासशील पदार्थ मिला दिया, तो उसके ताप में हुई वृद्धि को हम क्या कहते हैं, आपका क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा टीबी समानुपाती एम या डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, जहां पर डेल्टा टीबी क्या कहलाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन, और केबी क्या कहलाएगा आपका स्थिरांक, और एम क्या कहलाएगी मोलरता। तो यह आप बता सकते हैं। इसी प्रकार आपका हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन की परिभाषा क्या बताएंगे, देखिए जब किसी विलायक को ठंडा किया जाता है या जमाया जाता है तो उसे हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं, हिमांक या आपका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी प्रकार क्या बताएंगे, हिमांक, किंतु जब किसी विलायक में अवासशील पदार्थ मिला देने पर उसके हिमांक में हुई कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो क्या बताएंगे, सुनिए कि किसी भी पदार्थ को ठंडा करने या जमाने के लिए जितनी हमें उसकी ताप की आवश्यकता या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार किंतु उसके जब किसी विलायक में कुछ अवासशील पदार्थ मिला देने पर उसके वाष्प दाब में या उसके हिमांक में हुई कमी को हम क्या कहते हैं, आपका हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा टीएफ से। अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती एम के, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम, जहां के एफ क्या कहलाएगा आपका स्थिरांक कहलाएगा और डेल्टा टीएफ क्या कहलाएगा आपका हिमांक में अवनमन कहलाएगा। तो इतना बन जाएगा। अब इसी के आगे देखिए परासरण दाब के बारे में जानते हैं। तो देखिए परासरण दाब, परासरण दाब क्या कहलाता है, वह न्यूनतम दाब जिसको विलयन पर लगाने से विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से होकर गुजर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अर्थात देखो जैसे हमारे पास एक ये पात्र है, क्या है, और इसमें क्या लगी हुई है, आपका एक अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। तो देखिए जैसे आपका ये पात्र दर्शाया गया है ना, और इसमें ये, और यहां पर भी हम क्या कर लेते हैं, ऐसे ये आपका पात्र है, इसमें क्या भरा है, आपका विलयन भरा है। क्या भरा है, विलयन, और यहां पर क्या भरा हुआ है, विलायक। क्या भरा हुआ है, विलायक। अब इस पर पिस्टन की सहायता से, किसकी सहायता से, पिस्टन की सहायता से इतना दाब लगाया जाए कि विलयन में उपस्थित विलायक के अणु कहां की ओर आने लगे, शुद्ध विलायक की ओर आने लगते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वह न्यूनतम दाब जिसके कारण विलयन पर दाब लगाने पर अर्धपारगम झिल्ली से विलयन से विलायक के अणु शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका परासरण दाब कहते हैं। तो ये क्या दर्शाएंगे, चित्र परासरण दाब, ये आपका दर्शाएंगे। अर्थात इतना न्यूनतम दाब यहां लगाया जाए कि विलयन में उपस्थित विलायक के अणु कहां की ओर जाने लगे,
शुद्ध विलायक की ओर जाने लगे। कहां की ओर जाने लगे? शुद्ध विलायक की ओर। उससे हम क्या कहते हैं? आपका पराशनदार। उस